प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इतिहास को हम कैसे पढ़ेंगे, कौन कौन से हमारे टॉपिक्स हैं जो हमें इतिहास को कवर करने में हमारे काम आएंगे और जिनको हमें बड़ी गहनता से पढ़ना है, वो हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। फाइनली हमने एक परिचय वीडियो जो बनाई थी, इतिहास का परिचय कि इतिहास क्या है, इतिहास में हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, वो हम इससे पीछे वाली वीडियो में हम वो सब देख चुके हैं। चलिए, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बड़ी ख़ास है। आगे जो जितनी भी हम इतिहास पे वीडियो बनाएंगे आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी और किसी भी एग्ज़ाम में आप कोई भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो शायद ही कोई क्वेश्चन आपको इससे बाहर मिले। लगभग सारा सिलेबस जो है वो कवर किया जाएगा। बस आप जो है मेहनत के साथ पढ़ते रहिएगा और टू द पॉइंट आपके स्टेप बाय स्टेप जैसे क्लासेस चलती रहेगी उसके आप नोट्स बनाते रहिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में बड़ी आसानी रहे और एग्ज़ाम के टाइम में आपको वो हेल्पफुल रहे। चलिए, तो आज की ये हमारी परिचय क्लास के बाद पहली क्लास है। तो इस पहली क्लास में हम इतिहास को बिल्कुल आरंभ से स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू से ही हम इसको शुरू कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि उसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है परिचय क्लास में हमने इतिहास को जब जाना कि इतिहास में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले क्या, स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट पे क्या, सेकंड पे क्या, थर्ड पे क्या, पूरा हमने इतिहास की डिटेल लास्ट क्लास में हमने देखी थी कि कैसे हमें पढ़ना है। तो उसमें हमें स्टार्टिंग वाला जो टॉपिक था आपने देखा होगा, स्टार्टिंग वाला आपका टॉपिक था प्रागैतिहासिक काल। तो हम प्रागैतिहासिक काल से ही इसको शुरू करेंगे। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो प्रागैतिहासिक काल है। चलिए, तो अब प्रागैतिहासिक काल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम कुछ बेसिक बातें जानेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो और आगे हम लंबे समय तक इतिहास की जो क्लासेस है जो उसमें हम पढ़ रहे हैं उस पढ़े हुए को हम काफ़ी लंबे समय तक याद रख सकें। चलिए देखिएगा, तो प्रागैतिहासिक काल अगर हम इतिहास देखें तो इतिहास का हम मुख्य रूप से अगर आरंभ मानेंगे जो हम किसी एग्ज़ाम में फेस करें या अगर किसी टॉपिक पे हम बात करें तो हम बात जो है इतिहास पे अगर करते हैं तो मानव की जो उत्पत्ति थी मुख्य रूप से हम वहाँ से शुरू करते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल पढ़ने से पहले आपको छोटी सी ये बातें ध्यान रखनी है कि मानव की जब उत्पत्ति हुई तो मानव की उत्पत्ति कहाँ पे हुई और कौन सा सिद्धांत है जो हम मानव की उत्पत्ति को लेकर प्रचलन में है, जो सिद्धांत है वो कौन सा है जो मानव की उत्पत्ति को लेकर प्रचलन में है। और एग्जाम में भी आपसे पूछ लिया जाता है कि मानव की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो क्या है। देखिएगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा एक सिद्धांत है। ये प्रागैतिहासिक काल को जानने से भी पहली बात हम कर रहे हैं विकिरण सिद्धांत है। आपसे पूछा जा सकता है कि विकिरण सिद्धांत का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा, आधुनिक मानव का जो विकास है, आधुनिक मानव का विकास वो अफ्रीका में हुआ। तो आधुनिक मानव का विकास अफ्रीका में होमो इरेक्टस से हुआ। तत्पश्चात या इसके बाद मानव अलग अलग मार्ग से संपूर्ण पृथ्वी पर फैला। ये होमो इरेक्टस क्या है? होमो इरेक्टस जो है ये मानव की सबसे पहली प्रजाति मानी जाती है और इसी प्रजाति से जो है दूसरी प्रजातियां बनी और वो अलग अलग मार्ग से संपूर्ण पृथ्वी पर फैल गई और इसी उत्पत्ति को मानव की उत्पत्ति और उसको अलग अलग मार्गों से फैलना, यही हमारा क्या है, विकिरण सिद्धांत कहलाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए देखिएगा, अब मानव की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है वो हम जान चुके हैं कि विकिरण सिद्धांत है। किसी इतिहासकार ने दिया है। तो उसके बाद ये सिद्धांत किस पे आधारित है? मानव की उत्पत्ति पर आधारित है। और मानव की उत्पत्ति अगर हम देखें तो मानव की उत्पत्ति कहाँ पर हुई? तो मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई। इसीलिए आपको याद रखना है कि अफ्रीका को हम मानव जाति का पालना भी कहते हैं क्योंकि मानव का पालन वहीं से शुरू हुआ, मानव का आरंभ वहीं से हुआ। तो मानव जाति का पालना अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो किसे कहा जाएगा? अफ्रीका को कहा जाएगा।
क्योंकि अफ्रीका में जो है मानव जाति की उत्पत्ति हुई। एक बात ये आपको याद रखना है, अफ्रीका, यहाँ पे मैंने एरो लगा के लिख दिया, मानव जाति का पालना किसको कहा जाता है, ये अफ्रीका को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब विश्व में हमने जान लिया कि मानव जाति जो है कहाँ पर उत्पत्ति हुई, तो अफ्रीका में हुई। अब अफ्रीका में भी कुछ जगह आपको याद रखनी है, कौन कौन सी जगह है जो मानव के कंकाल से संबंधित है, या मानव के कंकाल जहाँ पर मिले हैं वो अफ्रीका में कौन कौन सी जगह है। तो आपको 3 जगह याद रखनी है। देखिएगा, मानव जीवाश्म का जो प्रमाण मिला है वो कहाँ पे मिला है, अफ्रीका में मिला है। और अफ्रीका में कौन कौन सी जगह है, तो पहली जगह है हादार, दूसरी जगह है ओल्डुबाई, और तीसरी जगह है तो लोतोली। ठीक है, हादार, ओल्डुबाई, लोतोली। इसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस है ये आपका तीनों जगह अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है, और अफ्रीका महाद्वीप के अलग अलग देशों में पड़ती है। जैसे हादार है, हादार आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हादार ज्ञात तथ्यों के अनुसार एक ऐसी जगह है जहाँ पर नर मानव के कंकाल ना मिलकर मादा जो मादा है उसके कंकाल मिले। तो वो जगह कौन सी है, हादार। तो हादार के संबंध में आपको याद रखना है कि जो हादार है यहाँ पर मादा कंकाल मिले हैं, मादा कंकाल। ठीक है, अब देखिएगा इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको और नोट कर लेनी है। हादार जगह कहाँ पे है, तो अफ्रीका महाद्वीप के एक अफ्रीका महाद्वीप में देश पड़ता है इथोपिया। इथोपिया में जगह है हादार, और हादार क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पर मादा जो मानव है, मादा मानव का यहाँ पर कंकाल मिला है, और नर विज्ञान ने उसका लगभग 40% अवशेष को सुरक्षित रखा हुआ है, 40% अवशेष। और उस 40% अवशेष को एक नाम दिया गया है, वो नाम भी आपको पता होना चाहिए, लकी नाम दिया गया है। ठीक है, आपसे कभी पूछा जाए कि प्रागैतिहासिक काल के संबंध में लकी शब्द का क्या अर्थ है, या लकी का क्या मतलब है, या लकी का संबंध किससे है, तो हादार इथोपिया में जो जगह है वहाँ पर मादा मानव की जो कंकाल मिले हैं, जो अस्थियां मिली हैं, उसका 40% नर विज्ञान के पास आज भी है, और उसी 40% को क्या नाम दिया गया है, उसी कंकाल को क्या नाम दिया गया है, उस कंकाल को लकी नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप नोट कर लेना, आपके नोट्स में काम आएगी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। ओल्डुबाई, हादार और लोतोली तीनों जगह आपको याद रखनी है। चलिए अब हम बात करते हैं, दूसरी बात हम करते हैं, यहाँ मानव जीवाश्म का जो प्रमाण है हमने देखा अफ्रीका में मिला, विश्व की अगर बात करें तो अफ्रीका में मिला। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के संबंध में अगर हम बात करें तो मानव के जो कंकाल है ज्ञात तथ्यों के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर एक जगह पड़ती है हाथनोरा। ठीक है, हाथनोरा होशंगाबाद मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी है, वहाँ उसके पास में होशंगाबाद करके एक जगह है, और होशंगाबाद में एक छोटी सी जगह है उसका नाम है हाथनोरा। कभी आपसे पूछा गया हाथनोरा प्रमाण क्या है, तो हाथनोरा प्रमाण देखिए ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है नर्मदा नदी के संबंध में कि मानव जाति का प्रमाण किस नदी के तट से मिला, तो मानव जाति का जो प्रमाण है वो नर्मदा नदी के तट से मिला। चलिए अब नर्मदा नदी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नर्मदा नदी। दूसरी बात, ये तट की अगर हम बात करें तो तट कौन सा है, नर्मदा हुआ, और ये कहाँ पर है, एमपी मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में एक जगह है मैंने आपको बताया होशंगाबाद, होशंगाबाद, और होशंगाबाद में जगह पड़ती है हाथनोरा, हाथनोरा, और इसी को हम हाथनोरा प्रमाण बोल देते हैं क्योंकि मानव जाति का पहली बार जो प्रमाण मिला है वो हाथनोरा से मिला है, इसीलिए हम इसको हाथनोरा प्रमाण के नाम से जानते हैं। चलिए तो ये बात हुई प्रागैतिहासिक काल से थोड़ा पहले की बात। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं प्रागैतिहासिक काल में। ठीक है, चलिए देखिए प्रागैतिहासिक काल। अब हम प्रागैतिहासिक काल को समझेंगे। पहले प्रागैतिहासिक का हम मतलब समझते हैं
कि प्रागैतिहासिक का मतलब क्या होता है। कभी भी याद रखिएगा, किसी भी शब्द का अर्थ उसी में छुपा होता है। अब किसी भी शब्द का अर्थ आपको अगर निकालना है तो उसी शब्द की आप गहराई में चले जाइएगा, या उसके आप फैक्टर कर लीजिएगा, उसके टुकड़े कर लीजिएगा, तो उसका अर्थ निकल के आ जाएगा। जैसे देखिए, प्रागैतिहासिक काल, इसके आप फैक्टर कीजिएगा तो इसके फैक्टर होगी प्राग प्लस इतिहास, प्राग प्लस इतिहास। अब हमें प्राग का इतिहास, सॉरी प्राग प्लस इतिहास, क्या प्राग प्लस इतिहास। अब प्राग का मतलब क्या होता है, तो प्राग का मतलब होता है पूरा तत्व। अब पूरा तत्व क्या होता है, तो पूरा तत्व होता है जो पूरा तत्व का मतलब होता है, पूरा तत्व का संबंध होता है खुदाई से। जैसे सपोज कीजिएगा, अगर मान लीजिएगा कोई हम पुरानी वस्तु का हमें कोई प्रमाण मिल रहा है कि इस जगह पर कोई पुरानी वस्तु दबी है, तो उस वस्तु की खुदाई करने के लिए जो हम शब्द प्रयोग करेंगे कि यहाँ पे काम किससे संबंधित हो रहा है, तो उसको पुरातत्व बोला जाता है। पुरानी ऐतिहासिक वस्तु के दबे, किसी जगह दबा होना और उसको निकालना, खुदाई से निकालना, वो पुरातत्व कहलाता है। ठीक है, इसीलिए भारत सरकार ने एक पुरातत्व विभाग अलग से बनाया हुआ है। कहीं पे भी ऐतिहासिक कोई वस्तु अगर वहाँ मिलती है तो पुरातात्विक विभाग वालों का काम होता है कि वो वहाँ जाए और उसको अपने अंडर में ले और उसका पता करे कि किस काल की है। ठीक है, वो किस काल की कैसे पता चलता है, वो C14, कार्बन C14 आपने एक नाम सुना होगा, कार्बन C14 विधि से जो है हम उसका पता लगा लेते हैं कि ये किस काल की है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम बात किस पे कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे प्रागैतिहासिक काल पे। तो प्रागैतिहासिक काल हमें जानना है कि क्या है। तो प्राग प्लस इतिहास, प्राग का मतलब होता है पुरातत्व और पुरातत्व का मतलब होता है खुदाई। ठीक है, खुदाई, किसी वस्तु को खुदाई करके निकालना, ये पुरातत्व होता है। ठीक है, चलिए तो अब आप हमें पता चल चुका है प्राग मतलब खुदाई पे निर्भर या खुदाई से संबंधित, और फिर इतिहास मतलब वो इतिहास जिसका हमारे पास कोई लिखित प्रमाण ना हो, जिस इतिहास को हमने पुरानी वस्तु, वे वस्तु जो खुदाई के अंतर्गत हमें प्राप्त हुई है, उन वस्तुओं से जिस इतिहास का हमें पता चलता है वो प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल मतलब जिस इतिहास का हमारे पास कोई लिखित प्रमाण ना हो, हमारे पास जो वस्तुएं हैं उन पुरातत्व से संबंधित या पुरातत्व के माध्यम से जिस काल का, बीते काल का हमने पता लगाया, वो हमारा प्रागैतिहासिक काल है। ठीक है, चलिए जी अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट है आपका पुरापाषाण काल, और दूसरा है आपका मध्यपाषाण काल, और ये आपका नवपाषाण काल। और ये हम कुछ जगह कुछ इतिहासकार इसको अलग से पढ़ते हैं, कुछ जो है इसमें थोड़ा ऐड करा देते हैं। तो देखो ये प्रागैतिहासिक काल जो है, यहाँ पर पत्थरों का जो प्रयोग है वो सबसे ज़्यादा है। तो पत्थरों का प्रयोग होने के कारण इस इतिहास को हम पाषाण काल भी बोल देते हैं। मतलब पाषाण का मतलब पत्थर, जिस काल में सबसे ज़्यादा पत्थरों का प्रयोग हुआ हो। ठीक है, तो इसको हम पाषाण काल भी बोल देते हैं, या फिर प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल। और इसी पाषाण काल को हमने 3 पार्ट में बांटा है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, अब देखिए ये हम ताम्रपाषाण काल, चौथा जो हमने ताम्रपाषाण काल हमने इसी में ऐड कर दिया, क्योंकि पाषाण इसमें भी है। ताम्रपाषाण वो है जिसमें तांबे के साथ में पत्थर का प्रयोग हुआ हो, या फिर पत्थर के साथ में तांबे का भी प्रयोग हुआ हो, और इसको हम कैल्कोलिथिक युग के नाम से भी हम इसको जानते हैं। सबका मैंने कार्यकाल उसके सामने लिखा हुआ है। देखिए पुरापाषाण काल थोड़ा विवादित है कि इसका आरंभ हम कहाँ से माने, तो इसका जो आरंभ है हमेशा याद रखिएगा अज्ञात काल माना जाता है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकार के अलग अलग व्यूज है। कोई 32 लाख ईसा पूर्व का काल बताता है, कोई 40,000 पे ही बात कर लेता है। तो ये विवादित है थोड़ा, इसलिए हमने अज्ञात काल से लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक माना है। 8,000 से फिर 4,000 तक मध्यपाषाण काल, और 4,000 से 2500 ईसा पूर्व तक ये हमारा क्या हो जाएगा, नवपाषाण काल। और फिर 1800 से 800 ईसा पूर्व का ये हमारा ताम्रपाषाण काल है, और ये कैल्कोलिथिक युग भी हम इसको बोलते हैं। देखिए तीनों को एक बार फिर से बता रहा हूँ, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। पाषाण काल है, पाषाण का मतलब
प्रागैतिहासिक काल, उस काल में पत्थरों का भी सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। हमने जो भी वस्तुएं देखी है ज़्यादातर पत्थर या पत्थर के उपकरण बनाए गए हैं, या फिर शिकार करने के लिए भी जो है उपकरण, जो हथियार बनाए गए हैं वो भी पत्थर के हैं। ठीक है, तो इसलिए पत्थरों का काल होने के कारण इसको हमने पाषाण काल नाम दिया है। तो 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया। ताम्र पाषाण में थोड़ा कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो ताम्र पाषाण मतलब तांबा प्लस पाषाण मतलब पत्थर, जिस काल में तांबा और पत्थर दोनों का कंबाइंड रूप से प्रयोग हुआ हो वो होगा आपका ताम्र पाषाण काल। ठीक है, चलिए 1800 ईस्वी से 800 ईसा पूर्व का काल है, 1800 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व का काल है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, हम इसको पढ़ने के लिए इसको हम बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बना सकते हैं, उसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने इसको बहुत शॉर्ट में करके एक इसका सारा निचोड़ जो है आपको डायग्राम बना के ये टेबल में ड्रॉ कर दिया गया है, ताकि ज़्यादा मटेरियल हम कम समय में हम उसको अचीव कर सकें। ठीक है, चलिए तो अब बड़े ध्यान से देखिएगा, ये अक्सर आपसे यहाँ से एक आध क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। हम ट्रिक भी यूज़ करेंगे ताकि हमें लंबे समय तक कोई चीज़ याद रह सके, तो उस ट्रिक को भी आप ध्यान में रखिएगा। मैंने यहाँ पे भी ट्रिक्स नहीं लिखी हुई है, लेकिन मैं बताऊंगा तो अपने नोट्स में उसको आप साथ के साथ ऐड कर लेना। ठीक है, चलिए देखिए अब आते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके स्थल दे देगा कि बोलन घाटी या फिर सोहन घाटी निम्न में से किस काल से संबंधित है। काल दे देगा आपको मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल या फिर ताम्रपाषाण काल। ऐसे भी स्थान को लेकर भी प्रश्न बन जाते हैं कि स्थान किस काल से संबंधित है, ये स्थान किस काल से संबंधित है। ठीक है, चलिए तो हम स्थान भी देखेंगे किस काल से संबंधित है, और वे स्थान किस प्रदेश में है, कहाँ पे है, किस देश में है, वो भी हम जानेंगे, और उनकी विशेषता क्या है, वो किस लिए प्रसिद्ध है, क्यों हम उसको पढ़ रहे हैं, क्यों वो पढ़ने में आ रहे हैं। ठीक है, ये भी हम जानेंगे, ट्रिक भी हम यूज करेंगे याद रखने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए पाषाण। अब हम सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा है ये है पुरापाषाण काल। अब पुरापाषाण काल में हमें 3 जगह पढ़नी है, एक तो बोलन घाटी और सोहन घाटी, बोलन घाटी और भीमबेटका। 3 स्थल आपके ये पुरापाषाण काल से संबंधित है। तो अब ये जगह कहाँ पे है, तो सोहन घाटी, बोलन घाटी। सोहन घाटी जो है वो पाकिस्तान में है, और जो बोलन घाटी है वो आपका मिर्ज़ापुर यूपी में है। ठीक है, यूपी में आज भी एक ज़िला है मिर्ज़ापुर। तो ये ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बड़े आसान है दोनों, सोहन घाटी और बोलन घाटी। सोहन घाटी जो है पाकिस्तान, पंजाब का जो क्षेत्र है पाकिस्तान में वहाँ पे है, बोलन घाटी मिर्ज़ापुर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए भीमबेटका आपने नाम सुना होगा, तो भीमबेटका जो है ये कहाँ पे है, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, थोड़ा ऐसे वैसे भी आपको पता है भीमबेटका बहुत पढ़ा है आपने 6th 7th 8th 9th क्लास में। ठीक है, इतिहास की। तो भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है। किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये चित्रित गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर गुफाएं हैं, कभी आप जाइएगा भीमबेटका तो वे जो गुफाएं हैं उनमें बड़े चित्र बनाए हुए हैं, चित्र से वो भरी पड़ी है। ठीक है, तो चित्रित गुफाएं यहाँ पर है, चित्रित गुफाएं, और यही इसकी विशेषता है चित्रित गुफाओं के लिए। ये पुरापाषाण कालीन स्थल है और चित्र के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए देखिए इन तीनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट आते हैं, देखिएगा सराय नहर। ये सराय नहर जो है स्थल है, कहाँ पर है, अब यूपी में है। कुछ लोगों ने हो सकता है सुना हो, कुछ लोगों ने हो सकता है नहीं सुना हो। फिर मैदा, और मैदा भी आपका यूपी में है। ठीक है, तो आप इसको, ये पहली बात क्यों प्रसिद्ध है, तो ये इसलिए प्रसिद्ध है, देखिएगा सराय नहर और महदा, ये दोनों स्थल जो है ये आपके प्रसिद्ध है बहुत। ये आपको पता होना चाहिए किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है ये दोनों स्थल पशुपालन के लिए, पशुपालन, पहली बार जो प्राचीनतम पशुपालन के तथ्य मिले हैं, या ये पता चला है कि सबसे पहले पशुपालन कहाँ पे किया गया, तो आपको याद रखना है सराय नहर और ये आपका महदा, 2 जगह पर पशुपालन के जो है सबसे प्राचीनतम स्थल है जो पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब देखिएगा ये 3 स्थल तो आप याद रख लेंगे। थोड़ा इनमें आपको दिक्कत हो सकती है कि सराय नहर कहाँ पे है और महदहा कहाँ पे है।
तो सराय आप लॉजिक लगाइएगा और याद रखिएगा। तो सराय अगर आपसे पूछा जाए कि सराय का मतलब क्या होता है, तो सराय वो स्थल होता है जहाँ पे रेस्ट किया जाता है। तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा रेस्ट जो है हमारा यूपी इतना बड़ा है, तो इतना बड़ा है कि सरकार भी जो उसको बड़ी मुश्किल से कवर कर पा रही है। कई बार डिमांड उठी है कि हमें जो है यूपी के 4 हिस्से कर देने चाहिए। तो ज़्यादा बड़ा प्रदेश है तो बेरोजगारी की स्थिति खराब है, तो रेस्ट करते रहते हैं लोग, है ना। तो रेस्ट करने के लिए जगह कौन सी है, वो सराय। हमें पता है कि सराय जो जगह है वो रेस्ट के लिए होता है। तो इसका मतलब हम याद रखिएगा, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा यहाँ है, तो इसका मतलब यहाँ पे रेस्ट करने वालों की भी संख्या ज़्यादा हो। तो सराय की जरूरत सबसे ज़्यादा किसको है, यूपी वालों को है। ऐसे आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए मैदहा यूपी। मैदहा आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मैदहा में आप गधा बोल रहे हो तो जैसे आपकी गधा बोल रहे हो, तो गधा हमें पता है कि आपको ये भी याद रहेगा कि किस लिए प्रसिद्ध है। गधा जो है एक पशु है और पशुपालन के लिए ही ये जगह प्रसिद्ध है। अब देखिएगा, अब सबसे ज़्यादा जो यूपी में हमें पता है सबसे रेस्ट करने वाले सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, यूपी में। तो जो रेस्ट कर रहा है इसका मतलब वो गधा है। तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि महदहा एक पशु है और वो इसीलिए वो पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है और स्थल यूपी में। वैसे सबसे ज़्यादा जो गधे हैं वो गुजरात में एक जगह है कच्छ के रण, वहाँ पे मिलते हैं। तो मैं थोड़ा आपको याद रखने के लिए आप थोड़ा याद रख लेना कि महदहा गधा है ना, तो पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि वो खुद भी पशु है और यूपी में स्थल है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट आते हैं, तो दोनों आपको याद रहेगा, ये सराय है, सराय का मतलब रेस्ट करने का स्थान। रेस्ट सबसे ज़्यादा रेस्ट कौन कर रहे हैं, तो यूपी वाले कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा जो एक याद करने के तौर पर सबसे ज़्यादा जो गधे हैं वो कहाँ हैं, वो यूपी में। उसके बाद आदमगढ़ जो है ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो आदमगढ़ क्यों प्रसिद्ध है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, तो आदमगढ़ जो है ये भी आपका पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। तीनों जगह जो है पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। बागोर भी आपका मध्य प्रदेश में है। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, पहली बात ये प्रसिद्ध क्यों है, तो जो बागोर है, हाँ आपको विशेषता तो इसमें नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इतना आपको जरूर याद होना चाहिए कि बागोर जो है वो कहाँ पे है, तो एमपी में है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा रियल में सबसे ज़्यादा जो बाघ है, आप इसमें देखेंगे बाघ से बना है बागोर। सबसे ज़्यादा जो बाघ है वो किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व है, बाघ को संरक्षण करने के जो स्थान है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, वो भी मध्य प्रदेश में है। तो बड़ी आसानी से आपको याद रहेगा कि बागोर जो है, बाघ सबसे ज़्यादा एमपी में, तो बागोर जगह पे कहाँ पे है, वो भी एमपी में। चलिए देखिए नेक्स्ट आते हैं मेहरगढ़ बलूचिस्तान। तो मेहरगढ़ पहली बात क्यों प्रसिद्ध है, तो मेहरगढ़ जो है ये कृषि प्रमाण के लिए प्रसिद्ध है। कृषि प्रमाण, ठीक है। पहली बार जो कृषि का प्रमाण है वो जुते हुए खेत बोले जाते हैं कि जुते हुए खेत सबसे पहले कहाँ मिले, तो कृषि का जो प्रमाण है पहली बार वो मेहरगढ़ में मिला। और मेहरगढ़ कहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे नहीं, नीचे आएगा। मेहरगढ़ कहाँ पे है, तो मेहरगढ़ जो है वो बलूचिस्तान में है। और कृषि प्रमाण, और मेहरगढ़ कहाँ पे है, बलूचिस्तान में। अब आपको ये भी याद रखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, अब तो हमने पढ़ लिया, कल हम भूल जाएंगे कि मेहरगढ़ जो है वो कृषि के लिए, तो ठीक है याद रहेगा, लेकिन जगह भूल जाएंगे कि कहाँ पे। तो आपको याद रखने के लिए फिर से मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ, देखिएगा मेहरगढ़ बलूचिस्तान और यहाँ पे जो है कृषि का प्रमाण मिलेगा। अब यहाँ पे एक शब्द आया, ये शब्द बना है मेहर से, है ना, मेहर से, ये शब्द बना है आपका मेहर से बना है मेहरगढ़, और है कहाँ पे, बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान कहाँ पे है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान जो है एक मुस्लिम कंट्री है, तो पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है और मुस्लिमों का ही संबंध होता है। एक शब्द है मेहर, ये मेहर से मुस्लिमों का ही संबंध होता है। क्यों होता है, ये पहली बात, मेहर क्या होता है, तो मेहर जो है मैं आपको एक आसान सी भाषा में बता रहा हूँ। मुस्लिम में जो है एक प्रचलन है, ये रीति रिवाज मान लीजिएगा, परंपरा मान लीजिएगा, जब किसी की शादी होती है तो शादी में जो लड़का है वो लड़की को एक गिफ्ट देता है, ठीक है।
तो वो जो गिफ्ट है वो कंपलसरी होता है, हर लड़के को हर लड़की को देना होता है। तो उस गिफ्ट को क्या बोला जाता है, उस गिफ्ट को मेहर बोला जाता है। बात ठीक है। तो मेहरगढ़ जो है वो बलूचिस्तान में है और बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है। तो ऐसे आप याद रखिएगा, मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान में और पाकिस्तान में मेहर है। ठीक है, मेहर का मतलब मेहरगढ़, और वो कृषि का प्रमाण तो आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जगह है बुर्ज होम। अब बुर्ज होम कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये विशेषता क्या है, तो इसकी जो विशेषता है, बुर्ज होम की जो विशेषता है, देखिए बुर्ज होम की विशेषता ये है कि यहाँ पर जो मालिक है, मालिक की अगर डेथ हो जाती है तो कुत्ते को उसके साथ दफना दिया जाता है। तो कुत्ते के और मानव के जो एक साथ जो साक्ष्य मिले हैं, वो साक्ष्य कहाँ पे मिले, वो बुर्ज होम में मिले हैं। तो आपको याद रखना है ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कुत्ता प्लस मालिक, याद रखिएगा, कुत्ता प्लस मालिक को एक साथ दफनाने के जो प्रमाण मिले हैं वो बुर्ज होम में मिले हैं। और बुर्ज होम कहाँ पे है, कश्मीर में। अब आपको याद रहेगा, थोड़े दिन बाद आप भूल लेंगे, तो फिर से आप लॉजिक बना लीजिएगा कि बुर्ज होम जो है वो कहाँ पे है। देखो, बुर्ज का मतलब होता है बुजुर्ग, है ना। तो बुर्ज का मतलब होता है बुजुर्ग, और बुजुर्ग जो है, जब बुजुर्ग रहता है, बुजुर्ग होने के बाद तो कोई एज नहीं होती, उसके बाद तो मरना होता है। तो देखिएगा, मतलब बुर्ज का संबंध यहाँ संबंध है मृतक से, मरने वालों से। तो बुर्ज के बाद जो एज आती है, बुजुर्ग के बाद जो एज आती है वो डेथ आती है। तो इसका संबंध मृतक से है, ये आप समझ लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा होम। तो होम अभी धारा 370 से पहले क्या था, जब भारत में अभी तो समाप्त हो चुकी है, 370 जब धारा लागू थी तो सब ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर में हम प्लॉट नहीं खरीद सकते, तो वहाँ पे घर बनाने की हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, वहाँ पे रहने की आज़ादी मिलनी चाहिए, वहाँ पे बसने की आज़ादी मिलनी चाहिए। तो वहाँ पे घरों की लोगों की इच्छा थी, घर बनाने की इच्छा थी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे शब्द आया होम। तो होम बनाने की इच्छा कहाँ पे थी लोगों की, जम्मू कश्मीर में। तो आपको याद रहेगा कि बुर्ज होम जो है, बुर्ज होम, होम जम्मू कश्मीर, और बुर्ज के बाद, बुजुर्ग के बाद डेथ, मतलब मरने से संबंधित है। तो आपको याद रखना है मरने से संबंधित है, किसके, कुत्ता और मालिक के, दोनों को एक साथ रखना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आप आसानी से याद रखेंगे। लॉजिक, बिना लॉजिक के आप भूल जाएंगे, तो लॉजिक हर जगह पे लगाइएगा ताकि आप लंबे समय तक याद रख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल्डी हवा। कोल्डी हवा एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हवा इलाहाबाद में है ना, इलाहाबाद में। तो आज इलाहाबाद का वो नाम हो चुका है प्रयागराज, है ना। चलिए, तो इलाहाबाद, अब याद रखने का जो तरीका है वो क्या है, एक्चुअल में एक चीज़ और बता देता हूँ कि कोल्डी हवा ये फेमस क्यों है, ये चावल के लिए फेमस है। चावल का जो पहली बार साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है, कोल्डी हवा से मिला है। पहली बार चावल का साक्ष्य कोल्डी हवा से मिला है। ठीक है, अब चावल देखिएगा, इसमें चावल जो बनता है चा, वे और ले, देखिएगा कोल्डी हवा में वे भी आता है और कोल्डी हवा में ले भी आता है। अब आप याद रख लीजिएगा, वल तो बन गया इसमें, तो चा आप अपनी तरफ से ऐड कर दीजिएगा। कोल्डी हवा में चा भी है और ले भी है, सॉरी वे भी है और ले भी है। तो ऐसे आप याद रख लेंगे, कोल्डी हवा में 2 वर्ड आ रहे हैं, वल आ रहे हैं, तो चा आप शुरू में लगा दीजिएगा, तो कोल्डी हवा है ना। तो कोल्डी हवा, तो याद रहेगा आपको कि, और दूसरी चीज़ कोल्डी का मतलब कोल्ड ड्रिंक समझ लीजिएगा, और चा का मतलब चाय समझ लीजिएगा। तो जैसे मान लीजिएगा कोई क्या हुआ, मेहमान आया है ना, तो उसको हमने कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई, और उसको हमने चाय भी पिलाई, और उसको हमने चावल भी खिलाए। तो ऐसे आप लॉजिक लगा के याद रखेंगे तो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। चलिए देखिए, तो ये हम यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए आगे आते हैं नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल हमारा कंप्लीट हो चुका। नवपाषाण काल में आपको सिर्फ 2 स्थल याद रखने हैं, एक तो चिरांद, एक मौस्की। चिरांद जो है, चिरांद देखो इसमें भी 2 वर्ड है, इसमें भी 3 वर्ड है, चिरांद और बिहार, इसमें भी आपके 3 ही वर्ड है। तो दोनों में 3 है, और स्टार्टिंग में दोनों में छोटी ही की मात्रा है, चिरांद और बिहार। तो लॉजिक लगा के आप फिट कर लीजिएगा, ठीक है, लंबे समय तक याद रहेगा। तो चिरांद और बिहार, चिरांद किस लिए प्रसिद्ध है,
यहाँ पर क्या था, सबसे ज़्यादा अस्थियों के उपकरण प्राप्त हुए हमें, हड्डियों के उपकरण, अस्थियों के उपकरण। तो अस्थियों के उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है चिरांद। चलिए मॉस्की आपने नाम सुना होगा, अगर आपने डीपली थोड़ा सा इतिहास पढ़ा होगा। तो मॉस्की जो है, यहाँ से हमें अभिलेख प्राप्त हुआ। मॉस्की पूछ लिया था कि मॉस्की अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ। तो मॉस्की जो है याद रखिएगा कहाँ पे है, कर्नाटक में। ठीक है, तो किस लिए प्रसिद्ध है, अभिलेख के लिए प्रसिद्ध, अभिलेख। ठीक है, मॉस्की कैसे याद रखेंगे, मॉस्की कहाँ है, मॉस्की की के बाद में है ना, के मॉस्की में के एंड होता है और कर्नाटक में स्टार्ट हो जाता है, मतलब के स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी। कैसे आप लॉजिक लगा लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कंप्लीट हुआ, तीनों काल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और ये स्टार्टिंग में पूरा पाषाण काल। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट आते हैं ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। इसमें आपसे क्या पूछा जाता है, संस्कृतियों के नाम पूछे जाते हैं कि इस संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है, ये संस्कृति कहाँ पर थी। तो ये आपसे पूछा जाता है, इसको आप मैं लॉजिक के साथ आपको याद कराऊंगा तो आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए पहली संस्कृति बलूची संस्कृति। तो बलूची संस्कृति जो है, अभी हमने पढ़ा बलूचिस्तान, मुस्लिम पाकिस्तान। ठीक है, तो बलूचिस्तान जो है वो कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में तो बलूची संस्कृति सीधी सी बातें वही होगी और मेहरगढ़ में होगी। ठीक है, बलूची संस्कृति बलूचिस्तान और बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ठीक है, जहाँ से पहली बार कृषि का प्रमाण मिला था। चलिए अहर संस्कृति स्थल क्या है, बनास। अभी शायद आपने बनास नाम ना सुना हो, बनास, और ये कहाँ पे है, बनास राजस्थान में है। ठीक है, चलिए तो बनास एक राजस्थान में नदी है, उसको याद रखिएगा। तो जैसे हमें पता है कि कोसी नदी बिहार में बड़ा कहर बरपाती है, गोदावरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो थोड़ा असम में गड़बड़ कर देती है। तो और बहुत सारी नदियां हैं जो दिक्कत होती है कुछ क्षेत्र को। तो ऐसे ही राजस्थान में जो है बनास है, लेकिन बनास कहर नहीं कर पाती इस तरीके से, जिस तरीके से कोसी नदी बिहार में बहुत बुरी स्थिति कर देती है। तो देखिएगा अहर संस्कृति है, अहर शब्द को कन्वर्ट करके रखिएगा कहर में, और बनास नदी है कहाँ पे, राजस्थान में। तो पूरा सेंटेंस याद रहेगा कि बनास राजस्थान में कहर नहीं भर पाती। कहर मतलब अहर संस्कृति राजस्थान में कहर नहीं भर पाती। तो आपको याद रहेगा कि अहर संस्कृति जो है राजस्थान में है और राजस्थान के बनास नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए मालवा नेवादा टोली मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए नवादा टोली का मतलब होता है ग्रुप, है ना, टोली का मतलब होता है ग्रुप। तो मालवा समझ लीजिएगा माल। तो मान लो कोई टोली है, टोली ने माल को मध्य प्रदेश में लूटा, है ना, जैसे काकोरी में जो है ट्रेन को लूटा गया था, माल लूटा गया था। तो ऐसे ही यहाँ समझ लिया कि किसी टोली ने माल को कहाँ पे लूटा, मध्य प्रदेश में लूटा। तो आपको याद रहेगा कि मालवा जो है, मालवा जो संस्कृति है वो प्रॉपर एक जगह है मध्य प्रदेश में, नवादा टोली। ठीक है, टोली से याद रहेगा नवादा टोली, और वो मध्य प्रदेश में है। तो टोली ने माल को कहाँ लूटा, एमपी में लूटा, मध्य प्रदेश में लूटा। ठीक है, चलिए उसके बाद दो रह गए, देखिएगा सवालदा, ये भी संस्कृति है, और दूसरा जोरवे, ये भी संस्कृति है। और दोनों कहाँ पे, ये जोरवे जगह पड़ती है, और ये जोरवे जगह दोनों कहाँ पे है, दोनों जगह महाराष्ट्र में। ठीक है, तो दोनों को हम इकट्ठा याद रख लेंगे, कंबाइंड याद रख लेंगे। सवालदा जोरवे संस्कृति और महाराष्ट्र। आप ऐसे याद रखिएगा, सवालदा को समझिएगा 1.25 लाख, और जोरवे को समझिएगा जेवर। 1.25 लाख रुपये के जेवर महाराष्ट्र में खरीदे। हाँ ठीक है, 1.25 लाख रुपये के जेवर महाराष्ट्र में खरीदे, तो आपको ये सब याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से। मुझे लगता है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आसानी से सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसके नोट्स बनाएंगे। और मेरा आपको सजेशन एडवाइस यही है कि आप स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाइएगा। देखिए हमारे सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो समस्या ये है कि हमें एक्सक्यूज चाहिए, हमें बस बहाना बनाने की आदत है कि मेरे पास ये संसाधन नहीं है, मेरे पास जो है लाइट नहीं है, मेरे पास इन्वर्टर नहीं है, मेरे पास जो है
अच्छे रजिस्टर नहीं है, मेरे पास अच्छे पेन नहीं है, मेरे पास काम बहुत ज़्यादा रहते हैं। करने वाला हमेशा करता है, उसको कोई एक्सक्यूज़ की ज़रूरत नहीं होती। पढ़ने के लिए एक एक्सक्यूज़ काफ़ी है, ना पढ़ने के लिए आप हज़ारों एक्सक्यूज़ बना लें। ठीक है, तो अगर लाइफ में आपको कुछ करना है तो स्ट्रगल कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। चलिए, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।